हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोसियस में स्वागत है। और ये यूजीसी नेट के जो 26 थिंकर्स हैं उसमें आज हम लोग आर के मर्टन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आर के मर्टन जो हैं वो समाजशास्त्र में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंकर हैं, जिनके बिना हमें लगता है कि समाजशास्त्र को हम लोग नहीं समझ सकते हैं। आर के मर्टन से संबंधित कुछ इनके जो भी कॉन्सेप्ट्स रहे हैं वो हम लोग देखेंगे और एक ब्रीफ कंप्लीट बोल सकते हैं कि समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर में रॉबर्ट किंग मर्टन का समाजशास्त्र में क्या योगदान रहा है, या समाजशास्त्र में हम रॉबर्ट किंग मर्टन को क्यों पढ़ते हैं, उनके कौन कौन से कॉन्ट्रीब्यूशन रहे हैं उनको समझेंगे और उनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें क्या हैं उनको समझेंगे। इनका यहाँ पे आप लोग जीवन काल देख सकते हैं 1910 से लेके 1990 तक। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो टाइमलाइन के दे दिए जाते हैं कि कौन से थिंकर जो है वो किस टाइमलाइन में बिलोंग करते हैं। तो रॉबर्ट के मर्टन 1910 से 1990 तक। जन्म इनका जो है 1910 में फिलाडेल्फिया अमेरिका में हुआ था। तो यहाँ पे एक फैक्ट ये क्लियर होता है कि आर के मर्टन जो हैं वो एक अमेरिकन समाजशास्त्री हैं। मर्टन पार्सन्स के शिष्य थे, लेकिन वैचारिक स्तर पर पार्सन्स के मुखर विरोधी थे। तो यहाँ पे ये आप लोगों को अभी क्लियर होगा, ये बात आप लोगों को पता होगी पहले से ही कि जो मर्टन है वो पार्सन्स की जो ग्रैंड थ्योरी थी, जो एक वृहद सिद्धांत इन्होंने दिया था, उसको क्रॉस करते हुए और इन्होंने कहा था कि समाज की बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, हमको बहुत सारी विभिन्नताएं दिखाई देती हैं। तो इसके लिए हम किसी एक ग्रैंड थ्योरी को नहीं मान सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। उसी को क्रॉस करते हुए इन्होंने अपनी मिडल रेंज थ्योरी दी थी, जिसे मध्य स्तरीय सिद्धांत कहते हैं। अमेरिका के होपी जनजाति का इन्होंने अध्ययन किया था तथा उनकी वर्षा नृत्य का आखिर में प्रकार क्या है, आखिर में जो लोग वर्षा नृत्य करते हैं रेन डांस, उसका क्या आखिर में फंक्शन निकल के आता है, उसका मीनिंग क्या है, तो इसका उन्होंने उल्लेख किया है। मर्टन अपने पूर्ववर्ती विद्वानों के विपरीत संस्था को महत्व न देकर प्रकार को महत्व देते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को ये पता है कि दुर्खीम अगर हम देखें तो सबसे पहले उन्होंने संस्था को या फिर समाज को ज़्यादा महत्व दिया है। वहीं पे मर्टन दुर्खीम से भी काफ़ी प्रभावित थे, लेकिन जो अपने पूर्ववर्ती विद्वानों में को उनको क्रॉस करते हुए और उन्होंने संस्था को महत्व न देके बल्कि प्रकार को अर्थात सिर्फ और सिर्फ फंक्शन को महत्व दिया था। उनको ये फर्क नहीं पड़ता था कि नाक क्या होती है या नहीं होती है, ऐसा एग्जाम्पल में दिया गया है। उनको ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि नाक से हमें सांस लेना है या मुंह से सांस लेना है। सांस लेना जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ना कि ये फ़र्क पड़ता है कि नाक से ले रहे हैं कि मुंह से ले रहे हैं। तो मर्टन का विचार ऐसा था, उन्होंने संस्था को महत्व नहीं दिया बल्कि जो फंक्शन है उसको महत्व दिया कि हमको फंक्शन को समझना ज़्यादा ज़रूरी है, संस्था क्या कर रही है उसको उतना ज़्यादा इन्होंने इम्पोर्टेंस नहीं दिया था। सामाजिक संरचना व नियमहीनता, या इसे भी नियमहीनता भी कहते हैं, इसे एनोमी भी कहते हैं। तो ये आखिर में क्या है और मर्टन ने इसके बारे में क्या कहा है उसको समझेंगे हम लोग। तो नियमहीनता की अवधारणा अगर मूलतः देखा जाए तो दुर्खीम की है। हम लोग जब दुर्खीम को पढ़ते हैं तो आप लोगों को याद होगा कि इन्होंने एनोमी थ्योरी दी है, दुर्खीम ने बताया है। तो दुर्खीम के शब्दों में यदि देखा जाए तो व्यक्ति पर जब सामूहिक चेतना का दबाव कम हो जाता है, अर्थात समूह की जो चेतना है, समूह की जो अवेयरनेस है, अगर उसका दबाव किसी व्यक्ति पे कम हो जाता है तो क्या उचित है और क्या अनुचित है इसका बोध समाप्त हो जाता है। सामाजिक नियंत्रणकारी बंधन टूट जाते हैं, व्यक्ति की इच्छाएं और सीमित हो जाती हैं और सामाजिक प्रतिमान जो होते हैं वो शून्य हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति को ही एनोमी कहते हैं, जिसकी चरम परिणति अर्थात रिजल्टेंट क्या निकलता है, आत्महत्या। तो आप सभी को ये पहले से
क्लियर है कि दुर्खिम ने आत्महत्या का बहुत ही सिस्टेमेटिक तरीके से अध्ययन किया था। इनकी एक बुक भी सुसाइड है। तो यहाँ पे एनॉमी को समझाने के लिए इन्होंने आत्महत्या पे अध्ययन किया था। रॉबर्ट मर्टन के अनुसार समाज की संरचना में ही एनॉमी या विचलन के गुण छिपे रहते हैं। व्यक्ति समाज द्वारा निर्धारित सांस्कृतिक लक्ष्य अर्थात जो कल्चरल गोल होते हैं को समाज द्वारा प्रदत्त संस्थागत साधन द्वारा इंस्टीट्यूशनल मीन्स के द्वारा प्राप्त करने की कोशिश करता है। कि हमारे लाइफ में मान लेते हैं कि गोल है कि एक अच्छा शिक्षक बनना है, हमें मान लेते हैं कि पीजीटी का एग्ज़ाम निकालना है या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम निकाल के हमें प्राध्यापक बनना है। तो उसके लिए हमें गोल भी जो है वो समाज के अनुसार है और जो हम मीन्स अपनाएंगे, साधन अपनाएंगे, वो भी हमारे उसी के अनुसार रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हम जाएंगे और कहेंगे कि हमारा एक नाम लिख लो और घूस ले लो, थोड़ा सा मेरा भी कर दो। तो इस तरीके से नहीं ले सकते हैं कोई जॉब। तो इसलिए सांस्कृतिक लक्ष्य के लिए संस्थागत साधन का होना जरूरी होता है। तो इन्होंने कहा है कि संस्थागत साधन से प्राप्त करने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो ऐसा नहीं कर पाता है, हर कोई तो ऐसा कर नहीं पाएगा, तो उससे समायोजन करने की कोशिश करता है। इस प्रकार वह जिस प्रकार समायोजन स्थापित करेगा उसी प्रकार की सामूहिक भूमिका होगी। यह समायोजन जो है वही विचलनकारी समायोजन होता है। मर्टन यह बताते हैं कि सांस्कृतिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति द्वारा स्वयं नए नए साधन प्रयोग में लाए जाते हैं। सॉरी। अब कोई हमें सांस्कृतिक लक्ष्य है, सबका अगर मान लेते हैं कोई एक लक्ष्य है, तो उसके साधन अलग अलग हो सकते हैं उसको प्राप्त करने के लिए, जिसे तकनीकी कुशल साधन कहते हैं। इस प्रकार मर्टन अपने एनामी सिद्धांत में दो तथ्यों को सम्मिलित करते हैं। पहला जो है वो सांस्कृतिक लक्ष्य है और दूसरा जो है संस्थागत साधन है। इसे कल्चरल गोल कहते हैं और इसे इंस्टीट्यूशनल मीन्स कहते हैं। इनसे समायोजन बैठाने पर व्यक्ति अपने उद्देश्य में सफल होता है, लेकिन उसके इस समायोजन को समाज में विचलनकारी समायोजन कहा जाता है। और यह जो है वो 5 प्रकार का होता है। तो यहाँ पे आप लोग इमेज देख सकते हैं रॉबर्ट के मर्टन की डेविएंस टाइपोलॉजी क्या है, जो एनॉमी का सिद्धांत इन्होंने दिया है उसमें क्या समझाना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सांस्कृतिक लक्ष्य अर्थात कल्चरल गोल, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इंस्टीट्यूशनल मीन्स हैं जो कि संस्थागत साधन होते हैं। अब बात कन्फर्मिटी की होती है, जिसको हम देखेंगे कि एक्सेप्ट करते हैं, अर्थात कन्फर्मिटी का अर्थ ये होता है कि जब हम साधन को भी हम सही तरीके से लेके जा रहे हैं और लक्ष्य भी हमारा निर्धारित है, तो लक्ष्य के अनुसार ही अगर साधन है तो कन्फर्मिटी होता है। वहीं पे इनोवेशन की यदि कंडीशन है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो लक्ष्य है, कल्चरल जो गोल है, लक्ष्य को तो हम एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लक्ष्य हमें पता है कि क्या प्राप्त करना है, लेकिन हमारा जो इंस्टीट्यूशनल मीन्स है, संस्थागत साधन है, उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं कि ये तरीका प्राप्त करने का सही नहीं है, हम कुछ और तरीके से करेंगे, तो वो हमारा इनोवेशन हो जाता है। वहीं पे रिचुअलिज्म जो होता है उसमें क्या होता है कि हम कल्चरल गोल्स को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, अर्थात हमें लक्ष्य पता ही नहीं है कि क्या है, जिसे कर्मकांडवाद भी कहते हैं। तो लक्ष्य हमें नहीं पता है कि क्या है, लेकिन हमें किस तरीके से सारी चीज़ें करनी है वो हमें पता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण ये होता है कि जैसे जब हम पूजा करते हैं, सभी लोग पूजा करते हैं, इससे हमें क्या प्राप्त होने वाला है, हम किन किन देवी देवताओं का पूजा करते हैं तो उनसे हमें क्या प्राप्त होने वाला है वो हमें एग्जैक्टली नहीं पता है, लेकिन हमें पूजा करना कैसे है वो विधिवत हमें अच्छी तरीके से पता है। तो ये जो है रिचुअलिज्म में आता है कि हमें साधन पता है लेकिन हमें लक्ष्य नहीं पता है। और चौथा कंडीशन रिटिज्म का आता है। आखिर में ये क्या होता है, तो इसमें हमको जो गोल है, जो सांस्कृतिक लक्ष्य है, उसको भी हम रिजेक्ट कर देते हैं, और जो हमारा
साधन है, संस्थागत साधन है, हम उसको भी रिजेक्ट कर देते हैं। अर्थात इसे हम अपने तरीके से हम अपने लक्ष्य भी बनाएंगे और हम अपने साधन भी अपने ही खुद सोचेंगे। तो इस तरीके से जो चीज़ें चल रही हैं उसको तो रिजेक्ट कर देते हैं कि हमें गोल का भी नहीं है पता, और अगर मीन्स की बात करें तो किस तरीके से हमको करना है वो भी नहीं पता है। इसमें अगर देखेंगे सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल आता है कि जैसे सन्यासी लोग होते हैं, तो उनको क्या प्राप्त करना है उसको भी नहीं लेना देना है किसी चीज़ से। या फिर ये बोल सकते हैं कि जैसे कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जैसे कि शराबी है, या फिर इस तरीके की जो लोग की समाज की जो प्रथाएं हैं, जिस तरीके से एक हमारा तौर तरीके हैं, नियमावली है, उसको वो नहीं मानते हैं, उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। उस तरीके से ना तो वो हमें टारगेट ही चाहिए, ना वो लक्ष्य ही चाहिए, और ना ही हमें वो साधन ही अपनाना है। तो ये हमारा रेट्रिज्म में आता है। पांचवी कंडीशन जो आती है वो रिबेलियन की आती है, अर्थात जो विद्रोह की कंडीशन आती है। तो इसमें क्या होता है कि हमारे गोल्स भी नए होते हैं और हमारे मीन्स जो होते हैं, साधन होते हैं, वो भी नए होते हैं। तो ऑलरेडी अगर आप लोगों को इसमें फिर भी कहीं कन्फ्यूजन हो रहा हो, तो रॉबर्ट किंग मर्टन को हम लोगों ने इग्नू सीरीज़ में बहुत ही डिटेल में समझा है। तो आप लोग एक बार रॉबर्ट मर्टन का जो इग्नू सीरीज है उसको आप लोग डिटेल में समझिए। उसमें एक एक पॉइंट, यहाँ तक कि मैंने तो इसमें बहुत ही ब्रीफ डिस्कस कर दिया है, वहाँ पे एक एक उनके कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में समझाया है। हालांकि हमें लगता है कि 3 या 4 लेक्चर है आर के मर्टन पे, लेकिन यदि एक बार आप लोग उसको समझ लेंगे तो आप उनके सारे डाउट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। सॉरी। आप लोगों को यहाँ मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि पार्सन्स जो थे वो ग्रैंड थ्योरी में बिलीव करते थे, रॉबर्ट मर्टन उनके शिष्य थे और ये ग्रैंड थ्योरी को नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे। इन्होंने अपनी एक खुद की थ्योरी बनाई, ये है मध्य स्तरीय सिद्धांत, इसे हम मिडिल रेंज थ्योरी कहते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर मध्य स्तरीय सिद्धांत के पहले अगर हम देखें तो ऐसा है कि जो सिद्धांत होते हैं वो मेनली 2 ही प्रकार के हमें देखने को मिलते हैं, या तो बृहद या सामान्य सिद्धांत जिसे कहते हैं। तो ये मुख्यतः प्राकृतिक विज्ञान के सिद्धांत जो अनुभवाश्रित, सामान्यकृत और सार्वभौमिक होते हैं, और इन्हें ही बृहद सिद्धांत कहे जाते हैं। तो अर्थात कि चाहे कोई ऐसी थ्योरी जो कि हमारे भारत में चाहे उसे अप्लाई करें, चाहे उसे हम अमेरिका में अप्लाई करें, चाहे हम उसे फ्रांस में अप्लाई करें, सब जगह पे एक ही रिजल्ट आएगा। तो ये हम अगर थ्योरी की बात करें तो प्राकृतिक विज्ञानों में पाई जाती है। वहीं पे लघु या अति सीमित सिद्धांत की बात करें जिसे माइक्रो थ्योरी कहते हैं, तो ये बहुत ही छोटे स्थानों पे, वस्तुओं पे अध्ययन जो होता है इस पे आधारित ये सिद्धांत होता है। अगर हम इन दोनों की बात करें कि जो बड़े हैं और जो छोटे हैं, तो हम ना तो बहुत बड़े थ्योरीज को हम सोसाइटी पे अप्लाई कर सकते हैं, नहीं बहुत ही छोटी छोटी थ्योरी को अब तब बहुत सारी थ्योरीज हो जाएंगी और हम इस तरीके से सोसाइटी का सही से स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से प्रतिदिन की घटनाओं को परिसीमित करके सिद्धांत निर्माण करना चाहिए। जब सामाजिक घटना परिसीमित कर दी जाती है तो उसका नामकरण किया जाता है, जैसे कि संदर्भ समूह व्यवहार, आदर्श शून्यता, नौकरशाही इत्यादि। मध्यवर्ती सिद्धांत जो होता है वे बृहद और अति सीमित के बीच में आता है, जो एक समानता पर आधारित व्यक्तियों या समूहों पर लागू होता है। कि जैसे एक ही कैरेक्टरिस्टिक के, एक ही लक्षण के एक समान अगर कोई समूह है या व्यक्तियों का ग्रुप है तो उस पर हम मिडिल रेंज थ्योरी जो है वो इजीली अप्लाई कर सकते हैं। सॉरी। मध्यवर्ती सिद्धांत निर्माण के लिए मर्टन ने 11 सूत्र बताए हैं। ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछ भी दिया जाता है, तो ये आप लोग ये टर्म्स याद रखिएगा। 11 सूत्रों की बात इन्होंने की है। सामाजिक घटनाओं का विश्लेषण जब इन सूत्रों के अनुसार किया जाएगा तभी मध्यवर्ती सिद्धांत बनेंगे। तो रॉबर्ट मर्टन का ऐसा मानना है कि जब हम इन 11 सूत्रों को फॉलो करेंगे तभी हमारा मध्यवर्ती सिद्धांत बन सकता है। पहला है कि प्रकार्यात्मक विश्लेषण के लिए उन इकाइयों को निर्धारित करना जिनसे
प्रकार्य जो हैं वो फलित होते हैं अर्थात एग्जीक्यूट होते हैं। प्रकार्य सामाजिक भूमिका, संस्था, संस्कृति, समूह, संगठन, आर्थिक कार्यों में देखे जा सकते हैं। तो ये विभिन्न जो हैं हमारे चाहे वो सामाजिक भूमिका है, संस्था है, संस्कृति है, समूह है, संगठन, आर्थिक कार्य हैं, इन सभी में हम फंक्शन को देख सकते हैं। अगला पॉइंट है कि अभिप्रेरक आंकड़ों की खोज करना। इससे पता चलता है कि किन विचारों, इरादों या इच्छाओं के कारण सामाजिक व्यवहार किया जा रहा है। आखिर में सामाजिक व्यवहार करने के पीछे कारण क्या है। तीसरा है कि सामाजिक घटनाओं के परिणाम का पता लगाना, कि कोई सामाजिक घटना घट रही है तो इसका रिजल्ट क्या निकल रहा है। सामाजिक घटनाओं के निम्नलिखित परिणाम हो सकते हैं, इन्होंने कहा है। तो पहला हमारा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, फंक्शन की बात करते हैं ये, फिर डिसफंक्शन की बात करते हैं, नॉन फंक्शन की बात करते हैं, डायरेक्ट की बात करते हैं, इनडायरेक्ट की बात करते हैं। तो ये सारे के सारे रिजल्टेंट आ सकते हैं। यह पता लगाना कि किसी इकाई का प्रकार्यात्मक प्रभाव कहाँ तक और किन इकाइयों पर पड़ रहा है। तो ये 4 पॉइंट थे। आगे हम लोग और भी डिस्कस कर लेते हैं। 5वां पॉइंट है कि यह पता लगाना कि किसी व्यवस्था के जीवित रखने के लिए वास्तव में किन आवश्यकताओं की पूर्ति जो है वो अनिवार्य है, जिससे कि कोई व्यवस्था जीवित रहे या उसका अस्तित्व बना रहे। यह पता लगाना कि किन तरीकों या तरकीबों से सामाजिक प्रकार्य होते हैं। यह पता लगाना कि यदि किसी एक प्रकार को रोक दिया जाए तो उसकी वैकल्पिक व्यवस्था क्या होगी। आप लोगों ने जब मर्टन को इग्नू सीरीज में आप लोग समझेंगे तो वहाँ पे आप लोग मैंने बताया था कि जैसे एक कहते हैं कि परिवार जो होती है वो हमारा प्राइमरी ग्रुप है और बच्चों के लिए समाजीकरण के लिए वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एक बोलेंगे प्राथमिक संस्था के रूप में देखी जाती है। लेकिन मर्टन ने ये कहा है कि उसका वैकल्पिक हमें रूप भी देखने को मिलता है। जैसे कि आज के समाज में अगर देखें तो अगर हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके जॉब करते हैं, बाहर जाते हैं, तो बच्चे को या तो क्रेच में छोड़ देते हैं या जो शिशु देखभाल गृह होता है वहाँ पे छोड़ देते हैं। तो वो लोग जो है वो माँ बाप का फर्ज निभाते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने यह पता लगाने की कोशिश की थी कि किसी एक प्रकार को यदि रोक दिया गया तो क्या वहीं पे द एंड हो गया या फिर उसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी हो सकती है। यह पता लगाना कि कोई घटना किस प्रसंग में हो रही है, आखिर में इसके मीनिंग्स क्या निकल रहे हैं। आखिर में कोई हो रहा है, जैसे कि हमने होपी जनजाति की बात की कि वो लोग रेन डांस कर रहे हैं, तो रेन डांस जो हो रहा है उसके पीछे कारण क्या है, आखिर में उससे कुछ तो फंक्शन हो रहा है। यह पता लगाना कि प्रकार्यात्मक विश्लेषण किस प्रकार विश्वसनीय है और यह पता लगाना कि गति और परिवर्तन कैसे चल रहा है, तथा लास्ट पॉइंट कि यह पता लगाना कि प्रकार्यात्मक विश्लेषण की वैचारिकी किस प्रकार विश्लेषण को प्रभावित कर रही है या कर रहा है। तो ये 11 पॉइंट है, इन्होंने 11 सूत्रीय बताया था कि इससे हम मिडिल रेंज थ्योरी को फॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मर्टन की बात करें तो उनसे संबंधित कुछ की पॉइंट्स हैं जिसको अगर आप लोग सिर्फ याद रखते हैं तो आप लोग एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं समझ में आ जाता है कि हाँ ये मर्टन से संबंधित है। हालांकि ये जितने पॉइंट्स को मैंने सिर्फ यहाँ पे मेंशन किया है इसको बहुत ही डिटेल में हम लोग इग्नू सीरीज़ में डिस्कस किए हैं। तो यदि आप लोगों को इसमें से कुछ भी कन्फ्यूजिंग लग रहा हो तो आप लोग चाहिए तो इग्नू सीरीज़ में देख लीजिएगा। संदर्भ समूह का इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है, तुलनात्मक वंचन की अवधारणा या इसे सापेक्ष वंचन की भी अवधारणा कहते हैं, समूह और समूह सदस्यता की अवधारणा, गैर सदस्यता की अवधारणा, प्रत्याशी समाजीकरण, सकारात्मक एवं नकारात्मक संदर्भ समूह की ये बात करते हैं, संदर्भ व्यक्ति की इन्होंने बात की है, भूमिका पटल, परिस्थिति पटल और परिस्थिति क्रम की बात की है। इस सारे को डिटेल में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो इसलिए यहाँ पे डिस्कस करना मुझे ज़रूरी नहीं लग रहा है क्योंकि ऑलरेडी हम लोग जो इग्नू सीरीज़ है उसमें बहुत ही अच्छे से इसके बारे में एक एक को डिस्कस कर चुके हैं। इनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। मास परसुएशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक, सोशियोलॉजिकल एम्बिवेलेंस, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी इन 17th सेंचुरी इंग्लैंड, ये आप लोगों को की टर्म मिल जाएगा 17th सेंचुरी इंग्लैंड। ये बुक जो है आर के मर्टन के द्वारा लिखी गई है।
द सोशोलॉजी ऑफ साइंस, ये आर के मर्टन की बुक है। ऑन द शोल्डर्स ऑफ जियांट्स या जियांट्स, जो आप लोग बोल सकें। द फोकस्ड इंटरव्यू, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक। आप लोगों को पता है कि इसमें इन्होंने अमेरिकन जो सोल्जर्स थे, सॉरी, हाँ, जो वहाँ पे अमेरिकन सोल्जर्स थे उसका इन्होंने काफ़ी कुछ इन्होंने डिस्कस किया है इसमें, कि किस प्रकार से जो सैनिक जो लोग थे वो लोग किस प्रकार से दूसरे लोगों से अपनी तुलना कर रहे थे और सोच रहे थे कि ये हमारी स्थिति कैसी है। ऑन द सोल्जर्स जियांस में जो है वो उसमें ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि इन्होंने बताया है अपनी जीवनी में कि इनके जो बच्चे थे उनको बिल्लियाँ बहुत पसंद थी, और जो बिल्लियाँ थी और बच्चों का जो है उसी के आधार पे ये बुक लिखी गई है। तो ऑलरेडी इसको मैं बता चुकी हूँ। और दो बुक और है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ऑन थ्योरेटिकल सोशियोलॉजी, और वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट बुक। इसको तो हम लोग सोच ही नहीं सकते हैं भूलने के लिए, क्योंकि इसके बिना आर के मर्टन भी अधूरे हैं और हमारा समाजशास्त्र भी अधूरा है, सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, जो कि बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आज आर के मर्टन से रिलेटेड जो मेन कुछ फैक्ट्स थे वो हम लोग डिस्कस किए, और आगे के समय में भी जब भी इस तरीके से मौका आता रहेगा तो हम लोग जो भी कुछ ऐसे फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे या कुछ ऐसा पॉइंट्स मिलता है तो हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। और अगर आप लोगों को मेरे लेक्चर्स पसंद आते हैं, मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, तो आप लोग लाइक किया करिए, अपने दोस्तों में शेयर किया करिए, और कमेंट करके हमें बताया करिए कि आप लोगों को लेक्चर्स कैसे लगते हैं। धन्यवाद।